हेलो बच्चों। दोस्तों, नए विचार, नई उमंग, नई पहचान और एक नई शुरुआत होगी 2021 में। मैं आपका वेलकम करता हूं, हार्दिक स्वागत करता हूं इस सेशन में। और मैं भगवान से केवल इतनी ही इच्छा जाहिर करता हूं, आपको मेरे हिस्से की सारी खुशियां मिल जाएं और जो आप प्रे करते हैं, जो आप मनोकामना करते हैं कि हमारे ये सपने पूरे हो जाएं, वो सभी सपने आपके पूरे हो जाएं और आपकी बेहतरीन अंदाज में ऐसे ही प्रिपरेशन चलती रहे। चलिए इस पूरे जोश के साथ हम अपने नए सफर की शुरुआत करते हैं। चलिए दोस्तों, आज हमें बोर मॉडल के एप्लीकेशन पार्ट को एक बेहतरीन अंदाज में फिनिश करना है। रसायन लीला के इस सेशन में आपका स्वागत है। आज हमें मोस्ट इंपोर्टेंट पार्ट को फिनिश करना है। आज हम फिनिश करेंगे एप्लीकेशन ऑफ बोर मॉडल को। इससे रिलेटेड जितने कॉन्सेप्ट होंगे, जितने फॉर्मूलाज होंगे, उन सभी को हमें एक बेहतरीन अंदाज में फिनिश करना है। काफी सारे स्टूडेंट्स की रिक्वेस्ट थी इससे रिलेटेड सफिशिएंट प्रैक्टिस भी हो। जी हाँ, आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूं, ये पार्ट सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट है इस चैप्टर का। नीट और जे एडवांस्ड में इस पार्ट से क्वेश्चन बनते ही बनते हैं। आई होप ये आपका डाउट दूर हो गया। इस पर एक सेशन और मैंने क्यों लिया है? एक सेशन इसलिए लिया है, इस पार्ट से रिलेटेड एग्जाम में क्वेश्चंस आएंगे ही आएंगे। क्लियर है बात? इसके अलावा काफी सारे स्टूडेंट्स को यह भी डाउट है कि हमारा सिलेबस टाइमली फिनिश हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा। बेटा, आपका सिलेबस टाइमली फिनिश हो पाएगा। इसके लिए मेरे पास एक्स्ट्रा प्लानिंग है। जो सेशन आपके चल रहे हैं, इसके अलावा आपको वीकेंड पर भी सेशन मिलने स्टार्ट हो जाएंगे। इस वीकेंड से आप देखेंगे आपका सिलेबस भागता हुआ नजर आएगा आपको। चलिए ज्यादा बातें ना करते हुए आज इस सेशन में हमें बात करनी है सबसे पहले फर्स्ट फॉर्मूला की। ध्यान से देखिए, एप्लीकेशन ऑफ बोर मॉडल में हमें सबसे पहले बात करनी होगी रेडियस ऑफ nth ऑर्बिट की। आप सोच रहे होंगे इसके बारे में ऑलरेडी बात हो चुकी है, तो फिर आज हमें क्यों बात करनी है? जस्ट हमें रिवाइज करना है ताकि कनेक्टिविटी बनी रहे। देखिए, रेडियस ऑफ वेरियस ऑर्बिट्स, और इसको जनरलाइज फॉर्म में देखें तो Rn की बात करनी होगी। हमें बात करनी होगी रेडियस ऑफ nth ऑर्बिट की, जिसको हम कैलकुलेट भी कर चुके हैं। कैलकुलेशन हमें फिर से नहीं देखनी है, हमें फाइनल रिजल्ट की बात करनी है। Rn इज इक्वल टू n स्क्वेयर h स्क्वेयर डिवाइडेड बाय 4 पाई स्क्वेयर m के z स्क्वेयर। सभी कांस्टेंट की हमने वैल्यू पुट की थी, लेकिन n स्क्वेयर z को हमने पुट नहीं किया था। सभी कांस्टेंट की वैल्यूज को पुट करने के बाद देखिए हमें क्या मिल पाया था। Rn इज इक्वल टू 0.529 इंटू n स्क्वेयर बाय z a नोट। एंगस्ट्रॉम यूनिट में हमने रेडियस ऑफ nth ऑर्बिट को इस बेहतरीन अंदाज में इंडिकेट किया था। आई होप आपने इन दोनों ही रिजल्ट्स को याद किया है। अगर आप इन दोनों ही रिजल्ट्स को याद कर चुके हैं तो रेडियस ऑफ nth ऑर्बिट से रिलेटेड आपका काम कंप्लीट हो गया है। और ये देखिए, nth ऑर्बिट कोई भी हो सकता है। n इज इक्वल टू 1 हो सकता है, n इज इक्वल टू 2 हो सकता है, n इज इक्वल टू 3, n इज इक्वल टू 4। किसी भी ऑर्बिट का डिस्टेंस न्यूक्लियस से मापा जा सकता है। किसकी हेल्प से? इसकी हेल्प से। क्या डिस्टेंस होगा आसानी के साथ कैलकुलेट कर पाएंगे। आई होप ये पॉइंट आपने एक बेहतरीन अंदाज में अंडरस्टैंड किया होगा। और देखिए, इन दोनों फॉर्मूलाज को याद करने के बाद आपने एक बेहतरीन अंदाज में ये nth ऑर्बिट का रेडियस रिप्रेजेंट किया होगा। Rn किसी भी ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन हो तो इस प्रकार से देखिए, न्यूक्लियस से उस इलेक्ट्रॉन का या फिर उस ऑर्बिट का डिस्टेंस क्या होगा, आप आराम से मैथमेटिकली इन फॉर्मूलाज को अप्लाई करने से कैलकुलेट कर पाएंगे। अब हमें एक बेहतरीन पॉइंट को यहां पर कंसिडर करना होगा, उसके बिना बोर मॉडल अधूरा है। देखिए कौन से पॉइंट की मुझे बात करनी है। बोर मॉडल इज एप्लीकेबल, ये आपको पता होना चाहिए। कब अप्लाई कर सकते हैं आप इन फॉर्मूलाज को? इज एप्लीकेबल ओनली फॉर स्पीसीज कंटेनिंग सिंगल इलेक्ट्रॉन। ऐसे कौन कौन से स्पीसीज हैं जिनमें सिंगल इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है? जी हां,
ऐसे स्पीसीज हमारे पास है। कौन कौन से? देखिए, सिंगल इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट हो, हाइड्रोजन, हीलियम प्लस, लिथियम 2 प्लस, बेरिलियम 3 प्लस, बोरोन 4 प्लस। देखिए, इस टाइप के स्पीसीज हमारे पास है। इनके Z क्या होंगे? हाइड्रोजन का Z 1 होगा, हीलियम प्लस का Z 2 होगा, लिथियम 2 प्लस का Z 3 होगा, बेरिलियम 3 प्लस का Z 4 होगा, बोरोन 4 प्लस का Z 5 होगा। वक्त आने पर इन Z की वैल्यूज को आप यूज कर सकते हैं। तो याद कीजिए कि इसके लिए Z क्या होगा, एटॉमिक नंबर क्या होगा। उम्मीद करता हूं एटॉमिक नंबर आपको याद होंगे भी। इस टाइप के एटॉमिक नंबर इस टाइप के स्पीसीज के लिए आपने याद भी कर लिए हैं। पूरी टेबल याद नहीं है, नेक्स्ट चैप्टर में पूरी टेबल भी याद हो जाएगी, यानी एटॉमिक नंबर आपको सभी एलिमेंट्स की याद हो जाएंगे। एक बेहतरीन अंदाज में हम सभी एलिमेंट्स के एटॉमिक नंबर को याद करेंगे। और देखिए, ये जो रिजल्ट्स है, Rn इज इक्वल टू n स्क्वायर h स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4 पाई स्क्वायर mkz स्क्वायर, और Rn इज इक्वल टू 0.529 इंटू n स्क्वायर बाय z a नोट। ये एप्लीकेबल है सिंगल इलेक्ट्रॉन कंटेनिंग स्पीसीज के लिए। किस टाइप के स्पीसीज के लिए? देखिए, इस टाइप के स्पीसीज के लिए बोर मॉडल उस एटम पर अप्लाई कर सकते हैं जिसमें एक इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट हो। एक से ज्यादा इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होगा तो क्यों बोर मॉडल एप्लीकेबल नहीं होगा, इसकी हम आज के सेशन में बात करेंगे। बिल्कुल लास्ट में बात की जाएगी। ये देखिए, Rn के ये फॉर्मूलाज आपने याद किए होंगे। ए नोट को, एंगस्ट्रॉम को किसी और यूनिट में आप एक्सप्रेस करना चाहें तो आप एक्सप्रेस कर सकते हैं। याद कीजिए, 1 ए नोट 10⁻⁻10 मीटर के इक्वल है। 1 ए नोट 10⁻⁻8 सेंटीमीटर के भी इक्वल है। इस प्रकार से मीटर एंड सेंटीमीटर में nth ऑर्बिट की रेडियस को आप एक बेहतरीन अंदाज में इंडिकेट कर सकते हैं। फॉर्मूलाज एप्लीकेबल हैं, मायावी हैं, याद कीजिए जल्दी से। अगर याद कर लिया है तो चलिए, अब वक्त हो गया है इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने का। एक बेहतरीन क्वेश्चन आपके सामने है। विच स्टेट ऑफ ट्रिपली आयोनाइज्ड बेरिलियम 3 प्लस हैज सेम ऑर्बिट रेडियस एज दैट ऑफ ग्राउंड स्टेट ऑफ हाइड्रोजन। ध्यान से सुनना। देखिए, ट्रिपली आयोनाइज्ड बेरिलियम का केस है, यानी बेरिलियम 3 प्लस वर्सेस हाइड्रोजन, इनको कंपेयर करना है। कैसे कंपेयर करना है? कंपैरिजन इस प्रकार से करना है, बेरिलियम का कौन सा ऑर्बिट रेडियस हाइड्रोजन की कौन से ऑर्बिट रेडियस से मैच हो। देखना, हाइड्रोजन के ग्राउंड स्टेट के रेडियस से मैच हो, यानी फर्स्ट एनर्जी लेवल n इज इक्वल टू 1, फर्स्ट ऑर्बिट का जो रेडियस है उससे मैच हो। यानी R1 ऑफ हाइड्रोजन, R1 ऑफ हाइड्रोजन, R1 ऑफ हाइड्रोजन, Rn ऑफ बेरिलियम 3 प्लस के इक्वल है। आपको यहां पर क्या करना है? आपको यहां पर इस n को आइडेंटिफाई करना है। n क्या होगा? जी हां, n क्या होगा, ऑर्बिट नंबर क्या होगा बेरिलियम 3 प्लस के केस में, यह आपको जानना है। बिल्कुल सिंपल बात है। कैसे? एक बार बेरिलियम 3 प्लस के लिए हम Rn के फॉर्मूला को अप्लाई करेंगे, 0.529 इंटू n स्क्वायर बाय z। देखिए, ये मैंने अप्लाई किया किसके लिए? बेरिलियम के लिए। बेरिलियम का z क्या है? बेरिलियम का z 4 है, और n हमें कैलकुलेट करना है। इसके लिए हमें अनजान बनना होगा, n हमारे पास नहीं है। देखिए, इसको रिलेट करना किससे? इक्वेट करना है। इनफैक्ट किससे इक्वेट करना है? 0.529 इंटू n स्क्वायर बाय z ऑफ हाइड्रोजन। देखिए, हाइड्रोजन का n हम जानते हैं। कैसे जानते हैं? फर्स्ट ऑर्बिट है, n की वैल्यू क्या होगी? 1 होगी। z भी जानते हैं, z क्या है? 1 है। तो ध्यान दीजिएगा, 0.529 से 0.529 कैंसिल हुआ, यानी n स्क्वायर इज इक्वल टू 4, n इज इक्वल टू 2। जी हाँ, सेकेंड ऑर्बिट का रेडियस
बेरिलियम 3+ के केस में किसके इक्वल होगा? हाइड्रोजन एटम की फर्स्ट ऑर्बिट की रेडियस के इक्वल होगा। उम्मीद करता हूं मैथमेटिकली आपने इसको एक बेहतरीन अंदाज में अंडरस्टैंड किया होगा। इन फॉर्मूलाज को यूज करते हुए जैसे क्वेश्चन में स्टेटमेंट गिवन है उन वैल्यूज को पुट कर देंगे, उसके बाद फाइनल आंसर बिंदास तरीके से हमें मिल जाएगा। देखिए आगे चलते हैं। आगे हमारे पास क्या है? वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन nth ऑर्बिट। nth ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी क्या होगी? याद है आपको? मुझे तो सब याद है, अपने आप याद हो जाता है। क्या आप भी बार बार प्रैक्टिस करते हैं? अगर आप बार बार प्रैक्टिस करेंगे आपको भी याद हो जाएगा। यही केमिस्ट्री की माया है। मेहनत काफी ज्यादा है, जो मेहनत करता है उससे सब हो जाएगा। मुझे नहीं लगता किसी टाइप की कोई भी प्रॉब्लम आनी चाहिए। देखिए Vn क्या है? 2 पाई kZe² डिवाइडेड बाय n इंटू h। आई होप इस फॉर्मूला को आपने भी याद किया होगा। यहां पर हमने देखिए z की वैल्यू पुट नहीं की थी, n की वैल्यू पुट नहीं की थी, बाकी सभी कांस्टेंट को आपने पुट किया था, मैंने भी पुट किया था। तो देखिए पुट करने के बाद हमें क्या मिल पाया था? Vn इज इक्वल टू 2.18 इंटू 10⁸ इंटू Z/n सेंटीमीटर पर सेकेंड। यूनिट का ख्याल रखें, क्वेश्चन आपका ख्याल रखेगा। अगर यूनिट का ध्यान नहीं रखेंगे, ख्याल नहीं रखेंगे, क्वेश्चन आपसे कुछ ही सेकंड में दूर चला जाएगा, यानी आप गलत आंसर तक पहुंच जाएंगे। यहां देखिए यूनिट क्या है? सेंटीमीटर पर सेकेंड। इसको मीटर पर सेकेंड में भी इंडिकेट किया जा सकता है। 100 से डिवाइड कीजिए। 100 से डिवाइड करने के बाद देखिए Vn 2.18 इंटू 10⁶ इंटू Z/n मीटर पर सेकेंड में भी आप इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। आई होप आपने इसको अंडरस्टैंड किया होगा, याद भी कर लिया होगा। अगर आप याद कर चुके हैं कौन कौन से फॉर्मूलाज को, देखिए याद इसको भी करना है। अगर आपसे हो जाए, बार बार प्रैक्टिस करें, याद हो जाएगा। और याद इनको भी करना है, इनमें से किसी एक को याद कर लें। और मीटर को सेंटीमीटर में कैसे कन्वर्ट करते हैं, सेंटीमीटर को मीटर में कैसे कन्वर्ट करते हैं, ये आपको पता ही है। समय आने पर आप आसानी के साथ यूनिट कन्वर्जन भी कर पाएंगे। उम्मीद करता हूं आपने इन दोनों ही फॉर्मूलाज को याद कर लिया है। अगर आपने इन दोनों ही फॉर्मूलाज को याद कर लिया है तो इसका मीनिंग है किसी भी ऑर्बिट में, फर्स्ट ऑर्बिट में, सेकंड ऑर्बिट में, जो सिंगल इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करेगा उस सिंगल इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी आपके पास होगी। ये देखिए nth ऑर्बिट में रिवॉल्व करने वाले इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी Vn है, तो Vn किस बेहतरीन अंदाज में कैलकुलेट की जा सकती है, इसके लिए फॉर्मूलाज हमारे पास है, आसानी के साथ कैलकुलेट कर लेंगे। अब यहां पर एग्जाम में क्वेश्चन आता है, न्यूक्लियस के पास इलेक्ट्रॉन होगा तो इसकी वेलोसिटी ज्यादा होगी, या न्यूक्लियस से दूर होगा तो इसकी वेलोसिटी ज्यादा होगी। सोचिए इसके बारे में। ऐसे ही काइनेटिक एनर्जी को भी कंपेयर किया जा सकता है। जिसकी वेलोसिटी ज्यादा होगी उसकी काइनेटिक एनर्जी भी क्या होगी? ज्यादा होगी। देखिए किसकी वेलोसिटी ज्यादा होगी, किसकी कम होगी, कैसे सोचना होगा? अरे रिजल्ट आपके पास है, आसानी के साथ सोच पाएंगे आप। देखिए Vn क्या है? 2.18 इंटू 10⁸ इंटू Z/n सेंटीमीटर पर सेकेंड। ऑर्बिट से दूर जाएंगे, फर्स्ट ऑर्बिट से दूर जाएंगे, क्या होगा? देखिए फर्स्ट ऑर्बिट से सेकंड ऑर्बिट की तरफ जाएंगे, थर्ड की तरफ जाएंगे, तो क्या होगा? n इंक्रीज होगा। जी हां, फर्स्ट ऑर्बिट टू एनी nth ऑर्बिट अगर मूव करते हैं तो क्या इंक्रीज होगा? ये n की वैल्यू 1 है और ये n की वैल्यू क्या होगी? ग्रेटर देन 1 होगी, n इंक्रीज होगा। एटम सेम है तो z क्या रहेगा? z सेम रहेगा। ध्यान दीजिएगा, z सेम है, एटम सेम है, लेकिन इलेक्ट्रॉन अगर उसी एटम में दूर हो, फर्स्ट ऑर्बिट से दूर हो, सेकंड ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन हो, थर्ड में हो या किसी और ऑर्बिट में हो, तो क्या होगा? n की वैल्यू ज्यादा होगी, डिनोमिनेटर टर्म बड़ी होगी। तो देखिए Vn वेलोसिटी क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। यानी हम कंक्लूड कर सकते हैं यहां से एक बेहतरीन अंदाज में यह कंक्लूड किया जा सकता है V1 ग्रेटर है V2 से, V2 ग्रेटर है V3 से,
V3 ग्रेटर है V4 से, V4 ग्रेटर है V5 से, एंड सोन। अगर ऐसा है तो आसानी के साथ काइनेटिक एनर्जी की भी बात की जा सकती है। हाफ mv1 स्क्वायर भी क्या होगा, ग्रेटर होगा किससे, हाफ mv2 स्क्वायर से, और ये ग्रेटर होगा हाफ mv3 स्क्वायर से, और ये ग्रेटर होगा हाफ mv4 स्क्वायर से, एंड सोन हाफ mv5 स्क्वायर से ये क्या होगा, ग्रेटर होगा। इस प्रकार से काइनेटिक एनर्जी का क्या ऑर्डर होगा, देखिए K1 ग्रेटर है K2 से, K2 ग्रेटर है K3 से, एंड सो ऑन। आई होप इसको आपने अंडरस्टैंड कर लिया है। ऐसे ही रेडियस के लिए भी बात की जा सकती है। कैसे, चलिए वापस चलते हैं। nth ऑर्बिट की रेडियस की हमने यहां बात की है। देखिए अगर रेडियस को डिस्कस करेंगे तो देखिए इस प्रकार से एक बेहतरीन अंदाज में रेडियस को कंपेयर किया जा सकता है। Rn is equal to 0.529 into n square by z। ऑर्बिट नंबर अगर ग्रेटर होगा तो उसकी दूरी भी क्या होगी, ज्यादा होगी। क्लियर है बात, यानी n की वैल्यू ज्यादा होगी तो इससे r भी तो ज्यादा होगा। तो आसानी के साथ बोला जा सकता है R1 से R2 ग्रेटर होगा। ये ऑर्बिट दूर है, इसका रेडियस ज्यादा है। थर्ड ऑर्बिट और दूर होगा, इसका रेडियस और ज्यादा होगा। ऐसे ही ये कहानी चलती जाएगी। देखिए n की वैल्यू इंक्रीज होगी तो रेडियस भी इंक्रीज होगा। वैसे भी फर्स्ट ऑर्बिट से सेकंड ऑर्बिट दूर ही तो होगा, न्यूक्लियस से ज्यादा डिस्टेंस पर ही तो होगा। और आगे ऑर्बिट्स की बात की जाए और ज्यादा डिस्टेंस पर होंगे, ऐसे r की वैल्यू क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। आई होप इसको आपने अंडरस्टैंड किया है। तो चलिए आगे हमें डिस्कस करना है वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन से रिलेटेड कुछ न्यूमेरिकल्स को। फर्स्ट न्यूमेरिकल आपके सामने है, कैलकुलेट वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ बोर ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन एटम। जी हाँ, इन बोर ऑर्बिट्स में अगर रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन की स्पीड की बात करनी हो तो क्या होगी। इसके लिए हम जनरल रिजल्ट Vn इज इक्वल टू 2.18 इंटू 10⁻⁶ इंटू Z/n मीटर पर सेकेंड। इसको अप्लाई करेंगे और फाइनल आंसर तक आसानी के साथ पहुंच पाएंगे। देखिए क्या करना होगा, Z पुट करना होगा और N पुट करना होगा। Z क्या है, हाइड्रोजन का केस है, Z1 है। देखिए फर्स्ट ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करता है, N1 होगा। सेकंड ऑर्बिट में रिवॉल्व करता है, N2 होगा। थर्ड ऑर्बिट में रिवॉल्व करता है, N3 होगा। फोर्थ ऑर्बिट में रिवॉल्व करता है तो N क्या होगा, 4 होगा। हमें बात करनी है V1, V2, V3, V4 की। देखिए एक बार बात करेंगे V1 की, उसके बाद V2 की, V3 की, V4 की। यहां बात की जाएगी V1 की। आइए N को पुट करें 1 पुट करने के बाद, और Z को क्या पुट करना है, ऑलवेज 1 पुट करना है। हाइड्रोजन एटम के केस में ही हमें बात करनी है। फर्स्ट ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट हो, क्या वेलोसिटी होगी। सेकंड ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट हो, क्या वेलोसिटी होगी। ऐसे ही थर्ड, फोर्थ ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट हो, क्या वेलोसिटी होगी, इसकी हमें बात करनी है। देखिए फर्स्ट ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट हो, वेलोसिटी होगी 2.18 इंटू 10⁻⁶ इंटू Z क्या होगा, Z1 होगा। हाइड्रोजन के केस में N क्या होगा, N1 होगा। देखिए V2 क्या होगी, 2.18 इंटू 10⁻⁶ इंटू Z क्या होगा, देखिए अगेन 1 होगा। लेकिन N क्या होगा, V2 की बात करनी हमें। सेकंड ऑर्बिट में रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी क्या होगी, N को 2 पुट करना होगा। ये देखिए 2 पुट किया, ये क्या हुआ 1.09। क्लियर है बात। यूनिट क्या है, मीटर पर सेकेंड। आई होप आपने यूनिट के साथ इसकी बात की होगी, कोई कंफ्यूजन आपको होनी नहीं चाहिए। देखिए V3 क्या होगी, 2.18 इंटू 10⁻⁶ इंटू Z क्या 1 है। N क्या है, अगर बात की जाए थर्ड ऑर्बिट में रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन की तो N क्या पुट करेंगे, N3 पुट करेंगे। इसको सिंप्लीफाई करने के बाद देखिए आपको क्या मिलता है, 0.72 इंटू 10⁻⁶ मीटर पर सेकेंड। आइए बात करें V4 की। फाइनली देखिए V4 क्या होगा,
2.18 इंटू 10⁻6 इंटू Z1 बाय n, n क्या होगा 4 होगा। इसको सिंप्लीफाई करने के बाद देखिए आपको फाइनल आंसर क्या मिलता है 0.54 इंटू 10⁻6 मीटर पर सेकेंड। अगर आप इसको अंडरस्टैंड कर चुके हैं तो वक्त हो गया है आगे चलने का। कंप्यूटर जी पेश किया जाए एक और बेहतरीन क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन आपके सामने है, बोर थ्योरी पर बेस्ड है। सबसे पहले स्टेटमेंट को हमें जानना होगा। क्या स्टेटमेंट है? कंसीडर बोर थ्योरी फॉर हाइड्रोजन एटम, द मैग्नीट्यूड ऑफ एंगुलर मोमेंटम L, ऑर्बिट रेडियस R, ये क्या है स्मॉल r है, एंड वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन nth ऑर्बिट, ये क्या है, ये Vn है। आई होप इसको भी आप जानते हैं, V से भी इंडिकेट किया जा सकता है और ये आपको गिवन भी है, RL R एंड V रिस्पेक्टिवली। आई होप इनको हमने साथ में ही डिस्कस कर लिया है। यहां पर भी इन तीनों को ही इंडिकेट किया गया है। फाइंड आउट वैल्यू ऑफ x, x क्या होगा इफ प्रोडक्ट V इंटू R इंटू L इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू n रेज टू पावर x। देखिए ये जो x है ये पावर में है, इसके साथ मल्टीप्लाइड नहीं है, प्रिंटिंग मिस्टेक है, ये पावर में है x। अगर ये पावर में तो देखिए v इंटू R इंटू L डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है n रेज टू पावर x के साथ। इस प्रकार से ये x क्या होगा ये हमें आइडेंटिफाई करना है। x क्या होगा ध्यान से सुनिए। आप जानते होंगे जो वेलोसिटी है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है z बाय n की। क्या फॉर्मूला है याद कीजिए, 2.18 इंटू 10⁻6 इंटू z बाय n। यहां से मैंने z बाय n पिक किया। ये जो रेडियस है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, n² बाय z की। देखिए 0.529 इंटू n² बाय z। आई होप ये याद होगा आपको। एंगुलर मोमेंटम m इंटू v इंटू r ये इक्वल है nh बाय 2π की, यानी ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है n के, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है n के। अगर n के साथ ये इस प्रकार से रिलेटेड है, ये देखिए n से n कैंसिल हुआ, z से z कैंसिल हुआ, यहां देखिए n रेज टू पावर 2 is directly proportional to n raised to power x, hence x is equal to 2। आई होप आपने भी इस बेहतरीन अंदाज में इस क्वेश्चन को सोल्व किया होगा, सिंप्लीफाई किया होगा और इस फाइनल आंसर तक आप पहुंच चुके होंगे। तो चलिए आगे चलते हैं। एक सिंपल सोबर क्वेश्चन हमारे सामने है जिसका आंसर आप देखते ही कर सकते हैं। आई होप आपने इसका आंसर किया होगा। जल्दी से कमेंट सेक्शन में जाकर मुझे बताएं इसका आंसर क्या होगा। स्टेटमेंट आपने अंडरस्टैंड की होगी। वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन थर्ड बोर ऑर्बिट में आपको कैलकुलेट करनी है। कौन से एटम के केस में, कौन से स्पीसीज के केस में, लिथियम 2+ के केस में। Z क्या है इसके लिए, Z3 है, N भी 3 है, यानी सेम है। Z N के इक्वल है। तो देखिए Vn क्या है, Vn 2.18 इंटू 10⁻6 इंटू Z बाय n मीटर पर सेकेंड। यहां देखिए Z N के इक्वल है, तो Z से क्या हो जाएगा, N कैंसिल हो जाएगा और यहां से Vn आपको मिल पाएगी क्या, 2.18 इंटू 10⁻6 मीटर पर सेकेंड। अगर Z N के इक्वल हो, ये दोनों सेम हो, उस केस में वेलोसिटी आपको ये मिल पाएगी। और V3 क्या होगी, देखिए Z3 है, N3 है, तो V3 होगी 2.18 इंटू 10⁻6 मीटर पर सेकेंड। ये हुआ इसका फाइनल आंसर। आगे चलते हैं। ऑर्बिटल फ्रीक्वेंसी क्या है, इसकी पूरी माया आपने प्रीवियस सेशन में देख ली है। इसका एक जनरल फॉर्मूला भी आप देख चुके हैं। ऑर्बिटल फ्रीक्वेंसी को आइए एक बार फिर से डिफाइन करते हैं। नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन मेड बाय इलेक्ट्रॉन इन 1 सेकेंड, नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन मेड बाय इलेक्ट्रॉन in 1 second in Bohr orbit is called orbital frequency। देखिए circumference 2πr है। अगर distance covered is 2πr, distance covered 2πr है। इसका क्या मीनिंग है, इसका मीनिंग है इलेक्ट्रॉन ने पूरा एक चक्कर लगाया है, ये 2πr है, एक चक्कर इलेक्ट्रॉन ने लगाया है। आई होप इसको आपने अंडरस्टैंड किया है। तो नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन क्या होंगी, नंबर ऑफ
रिवॉल्यूशन 1 होगा। अगर इलेक्ट्रॉन ने एक चक्कर लगाया है, 2πr डिस्टेंस कवर किया है, ध्यान से देखिए, एक चक्कर लगाया है 2πr डिस्टेंस कवर करने पर, तो नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन 1 है। देखिए डिस्टेंस अगर यूनिट कवर होगा तो नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन 1/2πr। 1 सेकेंड में कितना डिस्टेंस कवर्ड होगा, ये तो स्पीड है जिसको v से डिनोट कर सकते हैं, डिस्टेंस कवर्ड इन यूनिट सेकेंड। अगर 1 सेकेंड के कोरस्पॉन्डिंग बात की जाए डिस्टेंस कवर्ड की तो ये v है। इसके कोरस्पॉन्डिंग देखिए यूनिट सेकेंड में नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन आपको क्या मिलते हैं, नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन इन यूनिट सेकेंड, देखिए v/2πr, यही क्या है, नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन इन यूनिट सेकेंड, ये ऑर्बिटल फ्रीक्वेंसी f है। तो देखिए नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन इन यूनिट सेकेंड 1 सेकेंड इज v/2πr, इसी को बोलेंगे ऑर्बिटल फ्रीक्वेंसी f। दिस इज इक्वल टू ऑर्बिटल फ्रीक्वेंसी। अगर जनरल फॉर्म में बात की जाए, nth ऑर्बिट के लिए बात की जाए, फॉर nth ऑर्बिट, तो देखिए कैसे बात की जा सकती है। फॉर nth ऑर्बिट ऑर्बिटल फ्रीक्वेंसी, ऑर्बिटल फ्रीक्वेंसी, ऑर्बिटल फ्रीक्वेंसी is given by Fn। और ये Fn किसके इक्वल होगा, अगर ये Fn है, अगर ये Fn है तो ये देखिए क्या है, Vn है, ये क्या है, Rn है, यानी Vn/2πRn। यहां आपने Vn पुट किया होगा, Vn क्या पुट किया, 2.18 इंटू 10⁻6 इंटू Z/n मीटर पर सेकेंड। यहां आपने देखिए पाई 3.14 पुट किया होगा, r मीटर में पुट किया होगा, nth ऑर्बिट का रेडियस मीटर में क्या होगा, 0.529 इंटू 10⁻10 इंटू n²/z, इतना मीटर आपने पुट किया होगा। इसको सिंप्लीफाई करने के बाद, इसको पूरा सिंप्लीफाई आपने किया होगा, इसकी पूरी माया आपने देखी होगी, तो देखिए ऑर्बिटल फ्रीक्वेंसी Fn आपको क्या मिल पाएगी, 6.6 इंटू 10⁻15 इंटू Z²/n³। किस यूनिट के साथ मिलेगी ये, ऑर्बिटल फ्रीक्वेंसी Fn आपको सेकेंड इनवर्स यूनिट के साथ मिल पाएगी, इसकी यूनिट होगी सेकेंड इनवर्स। आई होप आप भी इसके फाइनल आंसर तक पहुंच चुके हैं। तो चलिए आगे चलते हैं, आगे बढ़ते हैं। एक सिंपल सोबर क्वेश्चन आपके सामने है, रिजल्ट्स आपको याद हैं, तो आप इसके फाइनल आंसर तक आसानी के साथ पहुंच पाएंगे। देखिए सबसे पहले स्टेटमेंट को जानना होगा, कैलकुलेट वेलोसिटी ऑफ रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन इन थर्ड बोर ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन। देखिए रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन थर्ड बोर ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन में प्रेजेंट है, तो इसकी क्या वेलोसिटी होगी, v3 की हमें बात करनी है। बिल्कुल सिंपल है, 2.18 इंटू 10⁻6 इंटू z क्या होगा, 1 होगा, हाइड्रोजन का z 1 है, n क्या है, n 3 है, तो 3 से डिवाइड किया, तो देखिए यहां से हमें फाइनल आंसर क्या मिलता है। इसको सिंप्लीफाई करने के बाद हम देखिए इसके फाइनल आंसर तक पहुंच चुके हैं, 0.72 इंटू 10⁻6 मीटर पर सेकेंड, ये होगा इसका फाइनल आंसर। इसके अलावा देखिए नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन पर सेकेंड दैट दिस इलेक्ट्रॉन मेक्स अराउंड द न्यूक्लियस। जी हाँ, हमें ऑर्बिटल फ्रीक्वेंसी F3 को भी जानना है, क्या होगी, 6.6 इंटू 10⁻15 इंटू Z²/n³। देखिए F3 की हमें बात करनी है, n को पुट करना होगा 3, n को 3 पुट किया, z को 1 पुट करना होगा, हाइड्रोजन का केस है, तो यहां से हमें ऑर्बिटल फ्रीक्वेंसी F3 मिल पाएगी, क्या मिल पाएगी, 6.6 इंटू 10⁻15 डिवाइडेड बाय 27। जी हाँ, 3⁻3 क्या होगा, ये 27 होगा। आई होप आपने इसको डिवाइड किया होगा। ध्यान से देखिए, इसको सिंप्लीफाई करने के बाद आपको ऑर्बिटल फ्रीक्वेंसी क्या मिल पाएगी,
0.244 इंटू 10 रेज टू पावर 15 और 2.4 इंटू 10 रेज टू पावर 14 सेकेंड इनवर्स। थर्ड ऑर्बिट में रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन की ऑर्बिटल फ्रीक्वेंसी क्या होगी, कैसे कैलकुलेट होगी, ये रिजल्ट आपको पता है और कैलकुलेशन आपके सामने है। तो चलिए, अगर आप ऑर्बिटल फ्रीक्वेंसी को जानते हैं तो टाइम पीरियड आप बिंदास अंडरस्टैंड कर पाएंगे। रेसिप्रोकल ऑफ फ्रीक्वेंसी क्या होगा, टाइम पीरियड होगा। वैसे ही रेसिप्रोकल ऑफ ऑर्बिटल फ्रीक्वेंसी टाइम पीरियड होगा। क्या डेफिनेशन होगी, एक बेहतरीन अंदाज में इसे भी हमें अंडरस्टैंड करना है, इसकी भी जनरल रिजल्ट को हमें याद करना है। देखिए डेफिनेशन क्या होगी, द टाइम टेकन बाय इलेक्ट्रॉन फॉर वन कंप्लीट साइकिल और रिवॉल्यूशन इज कॉल्ड टाइम पीरियड। देखिए हमारे पास ऑर्बिटल फ्रीक्वेंसी की डेफिनेशन है नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन, नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन, नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन और साइकिल, ये ऑर्बिटल फ्रीक्वेंसी की इक्वल है Fn। कब, जब टाइम क्या है, नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन और नंबर ऑफ साइकिल इन यूनिट टाइम और 1 सेकेंड इज ऑर्बिटल फ्रीक्वेंसी। जब टाइम 1 सेकेंड है तो नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन ऑर्बिटल फ्रीक्वेंसी के इक्वल है। आई होप इसको आपने अंडरस्टैंड किया होगा। अगर साइकिल का नंबर 1 हो, रिवॉल्यूशन 1 हो, नंबर ऑफ साइकिल 1 हो, नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन 1 हो, तो इस केस में देखिए टाइम कितना रिक्वायर्ड होगा, 1/Fn। जी हां, पर साइकिल जो टाइम रिक्वायर्ड होगा उसे क्या बोला जाएगा, टाइम पीरियड। यानी टाइम पीरियड क्या हुआ, Tn इज इक्वल टू 1/Fn। आइए पुट करें Fn को, 6.6 इंटू 10 रेज टू पावर 15 इंटू जेड स्क्वेयर बाय एन क्यूब। यूनिट क्या है, सेकेंड इनवर्स है। देखिए यहां से Tn आपको क्या मिल पाएगा, Tn आपको यहां से मिल पाएगा 1.5 इंटू 10 रेज टू पावर -16 इंटू, ये देखिए एन क्यूब ऊपर होगा और जेड स्क्वेयर नीचे होगा, एन क्यूब बाय जेड स्क्वेयर। यूनिट क्या होगी, सेकेंड इसकी यूनिट होगी। इसको भी याद रखना है। आई होप इस जनरल रिजल्ट को आप आसानी के साथ याद कर पाएंगे। बार बार देखिए, इसको प्रैक्टिस करें, याद हो जाएगा आपको। चलिए आगे चलते हैं। देखिए एप्लीकेशन पार्ट से आसानी के साथ इन फॉर्मूलाज को, इन रिजल्ट्स को आप याद कर सकते हैं। इसी कड़ी में हमारे सामने एक क्वेश्चन है जिसके अंदर इस फॉर्मूला को अप्लाई करते हुए हम याद कर लेंगे। ज्यादा बड़ी गेम कुछ नहीं है, बार बार प्रैक्टिस करेंगे, याद हो जाएगा। देखिए क्वेश्चन क्या है, फाइंड रेशियो ऑफ टाइम पीरियड ऑफ सेकेंड बोर ऑर्बिट ऑफ हीलियम प्लस। देखिए T2 की बात करेंगे, T2 फॉर हीलियम प्लस। क्या होगा ये होगा 1.5 इंटू 10 रेज टू पावर -16 इंटू एन क्यूब बाय जेड स्क्वेयर। एन क्या है, 2 है, 2 रेज टू पावर 3 बाय जेड स्क्वेयर। जेड क्या होगा, हीलियम प्लस के लिए Z2 होगा। यहां देखिए 2 रेज टू पावर 2, 2 रेज टू पावर 2 से पावर गायब हो जाएगी, केवल 2 रेज टू पावर 1 ही यहां पर रिमेनिंग होगा। क्लियर है बात। अब देखिए फाइनली हमें क्या बात करनी होगी, फाइनली हमें रेशियो की बात करनी होगी, टाइम पीरियड ऑफ सेकेंड बोर ऑर्बिट ऑफ हीलियम प्लस एंड फोर्थ बोर ऑर्बिट ऑफ लिथियम 2 प्लस। देखिए T2 आपके पास है, T4 क्या होगा, लिथियम 2 प्लस के लिए T2 बाय T4 की हमें बात करनी होगी। Z क्या है, Z इसके लिए 3 है, T4 क्या होगा। देखिए टाइम पीरियड का एक बेहतरीन रिजल्ट आपके सामने है, 1.5 इंटू 10 रेज टू पावर -16 इंटू एन क्यूब बाय जेड स्क्वेयर। देखिए इसको अप्लाई करते हैं, अप्लाई करने का वक्त आ गया है। 1.5 इंटू 10 रेज टू पावर -16 इंटू, देखिए एन क्यूब क्या है इस केस में, एन देखिए क्या 4 है, 4 रेज टू पावर 3 डिवाइडेड बाय, देखिए जेड क्या होगा, जेड इस केस में 3 होगा, डिवाइडेड बाय जेड रेज टू पावर 2 यानी 3 रेज टू पावर 2। देखिए रेशियो लेने पर कुछ कैंसिल होगा क्या, जी हाँ, इससे ये कैंसिल हो जाएगा। ये क्या है, ये 64 है और ये क्या है, ये 9 है और ये 2 रिमेनिंग है। यहां से देखिए 2 से ये क्या मिलेगा आपको, 32 मिलेगा।
32 टू जा क्या है 64 है, यानी 32 इंटू 2 था, 2 से 2 कैंसिल हुआ, आपको मिलता है 32 और ये 9 आपको ऊपर मिलेगा, यानी रेशियो क्या हो जाएगा 9:32। ये होगा इसका फाइनल आंसर। आई होप इस फाइनल आंसर तक आप भी पहुंच गए होंगे। अब देखिए ये आपके लिए होमवर्क है, इसको आप आसानी के साथ सोल्व कर पाएंगे। जितने भी रिजल्ट्स आपको बताए गए हैं उन रिजल्ट्स में से कोई भी रिजल्ट जो इसमें यूज होगा उसको यूज करते हुए आप एक बेहतरीन अंदाज में फाइनल आंसर तक पहुंच पाएंगे। तो कमेंट सेक्शन में जाकर आपको पोस्ट करना है इसका क्या होगा फाइनल आंसर। चलिए इसके बाद आगे चलते हैं, आगे बात होगी कुछ खास होगी। जी हां, इलेक्ट्रॉन की टोटल एनर्जी क्या होगी इसको हमें जानना है। इलेक्ट्रॉन के पास काइनेटिक एनर्जी है, ये सब जानते हैं। देखिए न्यूक्लियस के चारों तरफ बोर ऑर्बिट में किस प्रकार से इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करता है ये कौन नहीं जानता है, ये सब जानते हैं। देखिए ये बोर ऑर्बिट है, ये बोर ऑर्बिट है, इसमें इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करता है v वेलोसिटी के साथ, तो इसके पास काइनेटिक एनर्जी होगी। और देखिए r डिस्टेंस पर न्यूक्लियस होगा जिसका चार्ज प्लस Ze है, Z एटॉमिक नंबर है, तो देखिए कूलम यूनिट में क्या होगा प्लस Ze कूलम होगा। ये आप जानते हैं, E किसके इक्वल है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम है। तो देखिए ये टोटल चार्ज प्रोटॉन्स का है और ये इलेक्ट्रॉन का चार्ज है, और ये देखिए चार्ज पार्टिकल्स r डिस्टेंस पर है, तो इसके पास काइनेटिक एनर्जी तो होगी। इसके अलावा मैं आपको बता चुका हूं चार्ज पार्टिकल्स जैसे r डिस्टेंस के साथ सेपरेटेड हों तो इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी भी होगी। ये आप जानते होंगे, नहीं जानते हैं तो देखिए एक बार फिर से मैं बताना चाहूंगा, आपने अगर प्रीवियस सेशन अटेंड नहीं किए हैं, काइनेटिक एनर्जी हाफ mv² होगी, और ऐसे चार्ज पार्टिकल्स अगर r डिस्टेंस पर सेपरेटेड हैं और देखिए ये अपोजिटली चार्ज्ड है, इसका साइन क्या है प्लस है, इसका साइन क्या है माइनस है, तो ऐसे केस में इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी ये होगी माइनस k इंटू Q1 इंटू Q2 बाय R। ये आपके सामने है, तो यहां पे हम बोल सकते हैं लेट टोटल एनर्जी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन बी कैपिटल E। देखिए टोटल एनर्जी कैपिटल E है, देन इट इज द सम ऑफ काइनेटिक एंड पोटेंशियल एनर्जी। टोटल एनर्जी सम होगी काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी का। आई होप इसको आपने अंडरस्टैंड किया होगा। इलेक्ट्रॉन की दो टाइप की एनर्जी है, एक काइनेटिक, दूसरी क्या है इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल। देखिए काइनेटिक एनर्जी कितनी है हाफ mv² है, इज इक्वल टू हाफ mv², एंड इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी माइनस k इंटू Q1 इंटू Q2 बाय R। ये है, ये आपके सामने। आइए कैलकुलेशन को और आसान बनाए, आगे चलें। आगे हमें Q1 Q2 के मैग्नीट्यूड को यहां पर पुट करना होगा। E इज इक्वल टू हाफ mv², हाफ mv² माइनस, माइनस साइन क्यों होगा, ये देखिए इनका साइन अपोजिट है, प्लस है माइनस है तो माइनस तो होगा ही। देखिए एक प्लस है दूसरा क्या है माइनस है। आइए इनके मैग्नीट्यूड को यहां पुट करें, माइनस साइन होगा, मैग्नीट्यूड क्या होगा Q1 का मैग्नीट्यूड एटॉमिक नंबर Z है तो प्लस Ze होगा। एक प्रोटॉन का चार्ज प्लस E है तो Z प्रोटॉन्स का चार्ज प्लस Ze कूलम होगा। ऐसे ही Q2 पुट करना होगा, एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज माइनस E है, या मैग्नीट्यूड हमें पुट करना है, साइन ऑलरेडी कंसीडर हो चुका है। तो देखिए एक इलेक्ट्रॉन होगा बोर एटम में, तो यहां पर चार्ज क्या होगा इलेक्ट्रॉन का, मैग्नीट्यूड क्या होगा इसका E होगा, डिवाइडेड बाय R। अब देखिए क्या करेंगे, अगर हमें nth ऑर्बिट में मूविंग इलेक्ट्रॉन की एनर्जी की बात करनी है तो ये देखिए एनर्जी ऑफ nth ऑर्बिट, ये होगी एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन nth ऑर्बिट और एनर्जी ऑफ nth ऑर्बिट। एनर्जी ऑफ nth ऑर्बिट, इसी एनर्जी के साथ इलेक्ट्रॉन भी रिवॉल्व करता है, ये होगी एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन nth ऑर्बिट। अब देखिए हाफ mv² को
मुझे रिप्लेस करना होगा। किससे रिप्लेस करना होगा? ध्यान दीजिएगा, इसको और ज्यादा सिंपल बनाना है, कैलकुलेशन को आसान बनाएंगे। कैसे? ये न्यूक्लियस है और ये रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन है। इस इलेक्ट्रॉन को ये न्यूक्लियस अपनी तरफ खींच रहा होगा। किस फोर्स से? F इलेक्ट्रोस्टैटिक से। ये इलेक्ट्रॉन इस न्यूक्लियस में नहीं गिरता। अगर ये r डिस्टेंस पर है, r डिस्टेंस पर है, तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स से Fe बैलेंस होगी। जी हाँ, अपोजिट डायरेक्शन में ऐसे mv²r से ये Fe बैलेंस हो जाएगी। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बैलेंस हो जाएगी। ये आप जानते हैं, ऑलरेडी इसके बारे में काफी डिटेल में बात हो चुकी है। यानी Fe इक्वल है mv²r की। ये इलेक्ट्रॉन ऐसे ही बिंदास घूमता जाएगा। ये इलेक्ट्रॉन ना बाहर जाएगा ना ही अंदर आएगा, ये ऐसे ही सर्कुलर पाथ फॉलो करता जाएगा। ऐसा सर्कुलर पाथ अगर इलेक्ट्रॉन फॉलो करता है तो जरूर Fe mv²r के क्या है? इक्वल है। और Fe क्या है? K इंटू Q1 इंटू Q2/r²। किसके इक्वल है? mv²/r के इक्वल है। हमें फोर्स के मैग्नीट्यूड की बात करनी है। Q1 को क्या करेंगे? पुट प्लस ZE, Q2 को E पुट करेंगे। तो यहां से हमें क्या मिलेगा? देखिए, kZe²/r² इज इक्वल टू mv²/r। यहां से देखिए, r से पावर 2 कैंसिल हो जाएगी। अगर हाफ mv² को इस बेहतरीन अंदाज में पुट किया जाए, कैसे? देखिए, इसको मल्टीप्लाई किया जाए 1/2 से, तो ये क्या हो जाएगा? हाफ mv²। तो इसको भी मल्टीप्लाई करना होगा 1/2 से। ये क्या हो जाएगा? 1/2 इंटू k इंटू ZE²/r हो जाएगा। क्लियर है बात? तो देखिए, चलिए इसके बाद आगे चलेंगे। हाफ mv² को हमें इससे रिप्लेस करना होगा। देखिए, काइनेटिक एनर्जी हाफ mv² को इससे रिप्लेस करने के बाद क्या मिलता है? काइनेटिक एनर्जी हाफ mv² को kZe²/r इंटू 1/2 से रिप्लेस करने के बाद ये हमने इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को सेंट्रीफ्यूगल फोर्स से इक्वेट करने के बाद मिल पाया है। क्या मिल पाया है? देखिए, ये रिलेशन मिल पाया है। इस रिलेशन को हमें यूज करना होगा। कैसे यूज करना होगा? हमारे पास ऑर्बिट की एनर्जी है, काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। ये पोटेंशियल एनर्जी है। और इसके बाद हमने जैसे ही इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स को सेंट्रीफ्यूगल फोर्स से इक्वेट किया, तो यहां से हाफ mv² हमें मिलता है 1/2 इंटू kZe²/r। आइए इस हाफ mv² को इससे रिप्लेस करते हैं। इस हाफ mv² की जगह हमें क्या पुट करना होगा? ये पुट करना होगा। इसको पुट करने के बाद En देखिए, टोटल एनर्जी En, nth ऑर्बिट की एनर्जी आपको क्या मिलती है? 1/2 इंटू kZe²/r, और ये देखिए माइनस साइन के साथ kZe²/r। ये कॉमन आ जाएगा। 1/2 में से 1 को माइनस करने के बाद क्या मिलता है? -1/2 इंटू kZe²/r। ये देखिए क्या है? ये क्या है? ये काइनेटिक एनर्जी है। हाफ mv² को ही इसे रिप्लेस किया गया था। और ये क्या है? ये इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी है। इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी। ये क्या है? ये टोटल एनर्जी है। ये टोटल एनर्जी है। काइनेटिक एनर्जी प्लस इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी, इनको ऐड करने के बाद हमें क्या मिलती है? टोटल एनर्जी मिलती है। इन तीनों के रिलेशन की हमें बात करनी है। ध्यान से देखिए, काइनेटिक एनर्जी का मैग्नीट्यूड, काइनेटिक एनर्जी का मैग्नीट्यूड मोड के साथ बात करेंगे, साइन के साथ बात नहीं करनी है, मोड के साथ बात करनी है। काइनेटिक एनर्जी का मैग्नीट्यूड टोटल एनर्जी के मैग्नीट्यूड के इक्वल होगा। आप देख सकते हैं, आई होप ये आपने देखा भी होगा। इसके अलावा काइनेटिक एनर्जी एंड इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी कैसे डिफर करती हैं, या फिर इनके बीच के रिलेशन को हम कैसे एक बेहतरीन अंदाज में इंडिकेट कर सकते हैं। देखिए, ये किसके इक्वल है? ये जो मैग्नीट्यूड है ये इक्वल है इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी के मैग्नीट्यूड के। यानी हमारे पास जो काइनेटिक एनर्जी 1/2 इंटू kZe²/r है, इसमें जो kZe²/r का मैग्नीट्यूड है
यही तो क्या है, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी है। यहां से हमें क्या मिलता है, मोड काइनेटिक एनर्जी। मोड काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू 1/2 इज इक्वल टू 1/2 इंटू, ये क्या है, ये मैग्नीट्यूड, इसके मैग्नीट्यूड को इंडिकेट करता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी। आई होप इसको आपने अंडरस्टैंड किया होगा। अगर काइनेटिक एनर्जी टोटल एनर्जी के मैग्नीट्यूड के इक्वल है, या फिर बोल सकते हैं काइनेटिक एनर्जी का मैग्नीट्यूड अगर टोटल एनर्जी के मैग्नीट्यूड के इक्वल है, तो यहां पर हम ये बोल सकते हैं अगर ये इसके इक्वल है, ये इसके इक्वल है, तो ये भी आपस में क्या होंगे, इक्वल होंगे। यानी टोटल एनर्जी का मैग्नीट्यूड किसके इक्वल होगा, 1/2 इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी के इक्वल होगा। आई होप ऐसे रिलेशन को आप आसानी के साथ एस्टेब्लिश कर पाएंगे। अगर आपको ये पूरी माया पता है, इसके बाद हमें कंक्लूड क्या करना है, यहां से देखिए, अगर हमें कंक्लूड करना हो टोटल एनर्जी ये क्या मिलती है, ये हमें मिलती है -1/2 इंटू kz²/r। ये nth ऑर्बिट की एनर्जी है, तो रेडियस होगा nth ऑर्बिट का, क्या होगा, Rn क्या होगा, देखिए Rn होगा n⁻² इंटू h⁻² डिवाइडेड बाय 4π² इंटू m इंटू k इंटू z इंटू e⁻²। आइए इस Rn को यहां पुट करें, इससे En क्या मिलती है, ये हमें मिलती है -1/2 इंटू kz² डिवाइडेड बाय ये n⁻² इंटू h⁻² डिवाइडेड बाय 4π² m इंटू k इंटू z इंटू e⁻²। आइए इन टर्म्स को रीअरेंज करने के बाद ये सभी कहां मिलेंगे टर्म्स, ये सभी ऊपर मिलेंगे यहां पर, जी हां। इसके बाद हमें फाइनल En क्या मिल पाएगा, फाइनल En nth ऑर्बिट की एनर्जी हमें ये मिल पाएगी -1/2 इंटू 4π² इंटू m इंटू k, देखिए k 2 बार है तो k⁻² होगी। z देखिए एक बार यहां है, एक बार यहां है, z⁻² होगी। e⁻² यहां पर है और e⁻² यहां पर भी है, यानी e⁻⁴ होगी डिवाइडेड बाय n⁻², h⁻²। ये फाइनल रिजल्ट हमें मिल पाएगा। यहां पर नेगेटिव साइन की क्या सिग्निफिकेंस है, सिग्निफिकेंस ऑफ नेगेटिव साइन, ये आपको कमेंट सेक्शन में जाकर मुझे बताना है। नेक्स्ट सेशन में सबसे पहले इसको डिस्कस किया जाएगा। इसके साथ में आपको यह भी बताना है वाई बोर मॉडल इज एप्लीकेबल ओनली फॉर सिंगल इलेक्ट्रॉन और species containing, applicable for species containing single electron, इसको भी नेक्स्ट सेशन में सबसे पहले आपको बताया जाएगा। तो देखिए एक्स्ट्रा क्लास आपको मिलेगी जिसके अंदर आपको ये सारी बातें बताई जाएंगी और अपनी कहानी को आगे बढ़ाया जाएगा। इस वीक में हमें इस चैप्टर को फिनिश करना है, पैक करना है। नया साल है, इसमें पूरे जोश और पूरी उमंग के साथ आपको आगे बढ़ते रहना है। मेरे हिस्से की आपको पूरी खुशियां मिल जाएं और आप जो चाहते हैं वो आपको मिल जाए और आपकी पढ़ाई बिल्कुल बिंदास हो जाए, बेहतरीन हो जाए, ऐसा मैं प्रे करता हूं ऊपर वाले से। चलिए आज इस सेशन में इतना ही। नए साल की आपको हार्दिक शुभकामनाएं। तो इसी के साथ विदाई लेता हूं और हम मिलेंगे अब अगली बार। तब तक के लिए नमस्कार। पढ़ाई करते रहें। ऑल द वेरी बेस्ट।